नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। उद्योग में निवेश करने के लिए दो माध्यम होते हैं। एक तो हम उद्योग स्टार्ट करके भी निवेश कर सकते हैं और दूसरा माध्यम होता है उद्योग के स्टॉक्स में निवेश करके हम निवेश कर सकते हैं। तो इन्हीं सब गूढ़ बातों को समझाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राजीव अग्रवाल जी एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट भी हैं मंडीदीप भोपाल से, और इनका उद्योग की नब्ज़ पर बड़ी अच्छी पकड़ भी है। तो आज दर्शकों हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आप हमसे सजीव जुड़ सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755266049। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023330040। इन नंबरों पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। राजीव अग्रवाल जी, हम चर्चा आरंभ करने के शुरुआत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरल शब्दों में उद्योग को हम किस प्रकार से समझें तथा आमजन उद्योग आरंभ करना चाहें तो उनके लिए क्या क्या संभावनाएं इस सेक्टर में हैं। जी डॉक्टर साहब, दो शब्द हैं, एक है उद्योग और दूसरा है व्यापार। उद्योग और व्यापार में फ़र्क क्या है? उद्योग बेसिकली एक निर्माण प्रक्रिया जिसमें कुछ उत्पादन हो रहा है, वो उद्योग है। जहाँ शायद मशीनों की ज़रूरत है, जहाँ रूपांतरण हो रहा है चीज़ों का, कच्चे माल से फिनिश गुड्स तक जाने की जो प्रक्रिया वो है। लेकिन व्यापार में क्या होता है, आपने खरीदा और बेच दिया, तो वो उत्पादन नहीं है। वो उत्पादन की प्रक्रिया से जो जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें रूपांतर, जैसे प्रिंटिंग है, उसको आज भी उद्योग इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें रूपांतरण नहीं हो रहा है। तो जो आपने माल लिया, उस पर कुछ आपने प्रक्रिया की और फिर उसे आगे बढ़ाया, तो वो उद्योग है। तो उद्योग क्या? उत्पादन, जहाँ मास उत्पादन हो किन चीज़ों का जो आम जनता की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पहला, और दूसरा उनके जीवन स्तर को बेहतर करे। वो खाने का सामान हो, वो अनाज हो, वो कपड़े हों, वो चश्मे हों, घड़े पहन, जो भी स्थिति, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही मेनली उद्योग है। और दूसरा आम आदमी की ज़िंदगी के जीवन यापन की जरूरी चीज़ें हैं, या तो उससे वो जरूरी है या फिर उसके स्तर को, जीवन स्तर को बेहतर करती है। तो उन चीज़ों का उत्पादन जो किया जा रहा है वो उद्योग है। बहुत अच्छी बात, बहुत सरल शब्दों में आपने बता दिया कि उद्योग क्या है कि एक किसी भी भौतिक चीज का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही उद्योग है। और इसी में अवसर है, देखिए आम जन के लिए क्या अवसर है? हर चीज़ जो देख रहे हैं आप, मैं कहता हूँ हर समस्या एक अवसर है। अगर आमजन मुझसे कोई पूछता है कि साहब मेरे लिए उद्योग में क्या अवसर है, तो मैं कहता हूँ तुम्हें कोई समस्या समझ आ रही है तो वो समस्या बताइए, उसका हल जो है वो अवसर है। आप देखिए, हम जो कुछ भी आज आपकी ये जो घड़ी है, चश्मा है, ये कैमरे, लैपटॉप, पेन, जूते, चप्पल, स्वेटर, कोट, ये सब कभी ना कभी कोई चीज़ें जो समस्या थी, किसी ने उसमें हल देखा और हल देखा तो वो बन गया उद्योग। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा हल और उतना बड़ा उद्योग। क्या बात है। तो मतलब तो दर्शकों घबराइए मत, अगर आपके पास बड़ी समस्या है तो वहां पर एक बड़े उद्योग का अवसर है। बिल्कुल सही बात है। तो आम जन के लिए हर चीज़ में देखिए सर, मोबाइल में चलते चलते बात करने में दिक्कत थी तो ब्लूटूथ आ गया। तो हर वो चीज़ जो एक समस्या है उसका जो हल है वो अवसर है, वो उद्योग है। बिल्कुल सही बात है कि आप समस्याओं से मत घबराइए, समस्याएं ही हमारे लिए अवसर लेकर के आए। अब इन समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। अगर हम किसी भी उद्योग को स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड रहता है और वो आसानी से लोगों को समझ में भी नहीं आता और उन्हें मिल भी नहीं पाता। तो उसके और चूंकि आप जो है उद्योग जगत से ही संबंध रखते हैं, इस वजह से हम आपसे प्रैक्टिकली जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं आती हैं और किस तरह से इनका समाधान आप लोगों को बताते हैं। जी, ये बिल्कुल आपने सही, जो आप कहें कि ऑक्सीजन और ब्लड अगर किसी बिजनेस का है तो वो है पैसा। फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो मैं हमेशा अक्सर लोगों से कहता हूँ फाइनेंस के दो ढंग हैं। एक तो निजी में क्या हो गया, आपकी अपनी बचत है या फिर आपके परिवार के लोगों से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, किसी पैसे वाले रिश्तेदार से कर लिया, किसी को जाकर आपने कहा कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा अवसर है, अच्छा आइडिया है, इसमें पैसा लगाओ, मैं काम करूँगा, मिलकर हम इसको बढ़ाएंगे। तो ये तो एक निजी वाला ढंग है जिससे कि आपको मिल सकता है पैसा। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि सर कहाँ से लाऊं, मेरे पास नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई कोई रिश्तेदार होगा, कि रिश्तेदारों के पास भी कोई दोस्त होगा, दोस्त भी नहीं होगा तो उधार लिया जा सकता है
और फिर आखिरी में जाके मैं कहता हूँ जो एक बड़ा आजकल अच्छा इकोसिस्टम बना दिया है सरकार ने, वो है बैंकों का एक जाल बिछा दिया है। और आप समझ पा रहे हैं कि आजकल निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं और सरकारी क्षेत्र के भी बैंक हैं। और ना सिर्फ वो हेल्प कर रहे हैं, सरकार ये भी बता रही है, और जैसे हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी सहायता ली जा सकती है, किस तरह से उन तक पहुंचा जा सकता है। अलग अलग किस्म के बैंक बना दिए गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए कुछ बैंक बना दिए गए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े बना दिए। बैंकों ने भी ऐसे अपनी ब्रांचेस बना दी हैं जो विशेषतः उद्योगों पर फोकस कर रही हैं। एग्जैक्टली। सीड फंडिंग है, क्राउड फंडिंग है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, एंजल फंडिंग है। तो आज तो बहुत सारे आयाम हैं। आपके पास अच्छा आइडिया चाहिए और अच्छा आइडिया है तो आपको जाके लोगों को समझाना है कि साहब ये मेरा काम है, इसमें 2 पैसे मैं कमा सकता हूँ, लोगों के जीवन बेहतर कर सकता हूँ, पैसा आपके पीछे आएगा। आपके पीछे आ जाए तो मतलब अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी काफ़ी रोल रहता होगा, या कोलेट्रियल जैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो एक समस्या है नए उद्योग स्टार्ट करने वाले के लिए। जी, तो उन सब से बचने के लिए कोई राय? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन से बचा जा सकता है, लेकिन सरलीकरण निश्चित रूप से हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा कि अगर किसी ज़माने में आप किसी बैंक के पास जाओ तो वो 40 पर कागज मांगता था, तो आज वो घटकर 15 या 10 रह गए होंगे। दूसरा, एक जो आपने शब्द बीच में इस्तेमाल किया, कोलेटरल, मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहली बार मैं खुद बैंक में गया था तो वहाँ बैंक के सामने खड़ा हुआ तो बैंक मैनेजर ने कहा क्या आइडिया है, सारा बताया। फिर उसने सबसे महती सवाल पूछा कि कोलेटरल है? जी। तो मैंने कहा नहीं है, तो कहता लोन नहीं मिल सकता। लेकिन वक्त बदले तो सरकार ने एक स्कीम लागू करी जिसे कहते हैं CGTMAC, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंडिंग। ये क्या है? इसमें आपको 2 करोड़ तक का, अब पहले 1 करोड़ थी इसकी सीमा, अभी 2 करोड़ की सीमा तक का लोन बैंकों द्वारा आपको बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिल सकता है। आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सब पूछते हैं कि आज क्या है, 2 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या स्थिति होगी। अगर आपने पुराने कोई कर्जे लेकर समय पर चुका दिए हैं या कर्जे आज तक नहीं लिए हैं तो आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो जी, कोलेट्रियल गारंटी को थोड़ा सा और सरलीकरण शब्दों में एलैबोरेट करें जिससे दर्शक जो है आसानी से समझ सकें। जी डॉक्टर, तो उसमें क्या है, बैंक जब भी लोन देता है तो वो बैंकों में एक बड़ी बेसिक प्रक्रिया की सोचते हैं कि कल अगर कुछ हो गया तो हमारे कर्जे की वापसी कैसे होगी, वसूली कैसे होगी। तो उसके लिए वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो आपके व्यापार की आस्तियां हैं उसके अलावा वो कहते हैं कि कोई अलग से हमें कोई एक ज़मीन या कोई एक असेट, आपका घर या कोई ज़मीन हमारे पास गिरवी रख दीजिए। उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, जो आपके व्यापार के अलावा इतर, आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग के अलावा जो इतर आपने उनको ज़मीन घर कुछ भी दिया है जिसको उन्होंने अपने यहाँ मॉर्टगेज कर लिया है, गिरवी रख लिया है, उसे कहते हैं कोलेटरल। ये प्रश्न संजीव अग्रवाल जी का हमें मेल के थ्रू प्राप्त हुआ था जी। तो मैं समझता हूँ कि संजीव अग्रवाल जी को अपना आंसर मिल गया होगा। जी धन्यवाद। अब एक प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाने के बाद। क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल गया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के सभी लोग उतने सजग नहीं रहते, या वहाँ पर जो है गलतियाँ होने के चांसेस फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार जो है फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी ना होने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू उद्योग को सफल होने के लिए क्या गूढ़ मंत्र होंगे, उनके बारे में बताएं। डॉक्टर, तो बहुत बेहतरीन सवाल है। 2 शब्द हैं इसमें, एक है फाइनेंशियल और दूसरा है प्लानिंग। ये तो हम हमेशा जानते हैं, पुरानी कहावत है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो आपको प्लानिंग तो करनी ही है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उद्योग में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? बड़ी साधारण सी बात है कि आपको क्या बनाना है, कितने नग या कितना उत्पादन करना है, उसकी रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितने की आप ज़मीन या इकाई जो आप खड़ी करेंगे उसमें कितना पैसा लगेगा, मार्केट में अगर उधार दे रहे हैं बाजार में तो वो कितने दिन के लिए दे रहे हैं, जितने दिन मार्केट से जब तक पैसा नहीं आएगा तो तब तक उस गैप को पूरा करने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप माल खरीद के ले रख सके। ऐसा भी नहीं होता, आप समझते हैं डॉक्टर अतुल, कि किसी ने कहा आपको 45 दिन बाद पैसा मिलेगा तो 45 दिन बाद जब पैसा मिलेगा तो आप माल खरीदने जाएंगे। जाहिर बात है कि आप 45 दिन का अगर काम है तो 60 दिन का रखेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये सारे मुद्दे हैं जिसमें आप ये सोच के रखते हैं कि ये टोटल कितना मुझे लगना है। अब इसमें 2 मुद्दे गड़बड़ ये होते हैं,
एक तो होता है कि ओवर फंडिंग कर लेते जी। हैं या अंडर प्लानिंग कर लेते हैं। ओवर प्लानिंग या अंडर प्लानिंग, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे स्टार्टअप फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी से फेल हुए। बल्कि जितने फेल हुए मैं कहूँगा उसमें एक मेजर हिस्सा फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी का है। एग्जैक्टली। तो क्या मेरे आप कहेंगे सूत्र क्या है? पहला, जस्ट एडिक्वेट लीजिए, जितना चाहिए उससे थोड़ा कम लीजिए। तो उससे होता ये है कि मेरे आपके पास कभी पैसे और महीने के आखिरी में 500 रुपये बचे तो भी अपन किसी तरह 10 दिन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उन पैसों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे हमेशा लगता है कि जितने की जरूरत हो उससे थोड़ा 10% कम लेना चाहिए। पहला आपका उससे क्या होगा? अनुशासन बनेगा, फाइनेंशियल अनुशासन बनेगा। जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं तो आप बिल्कुल बेहतर सर, चाहे वो जनशक्ति रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज या पैसे के रिसोर्स, हमेशा थोड़े कम लीजिए तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। स्केर्सिटी में काफी अच्छी प्लानिंग होती है। अच्छी प्लानिंग करते थे साहब, हॉस्टल में थोड़ा कम पड़ता था तो वो आखिरी दिन 100 रुपये पे भी निकाल देते थे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो वो ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि आप उसमें डिसिप्लिन बनाए रखिए। एक मेजर लोग क्या गड़बड़ करते हैं, जो अपनी वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं, कार्यशील पूंजी का कभी कभी असेट्स में इस्तेमाल कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट कहीं कर देते हैं, मिस मैनेजमेंट। इसे ब्लीडिंग भी कहते हैं। जिस मुद्दे के लिए पैसा है उसको लाख लालच के बावजूद उसको वहीं लगाए रखिए। गलत सलाह मिलेगी, गलत इन्वेस्ट कर बैठते हैं, इसलिए तकलीफ में आ जाते हैं। तो मेरा ये हमेशा कहना है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मेजर हिस्सा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। उसको बनाए रखिए जो आपने तय किया। तीसरा ये है, एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखिए। वक्त बदलता है, कभी इमरजेंसी आ गई, यूक्रेन वार हो गया, मार्केट शॉर्ट हो गई, उधारी मिलनी कम हो गई या शॉर्टेज हो गई, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उस वक्त अटक जाए आपका व्यापार। तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो एक आम आदमी, आम व्यापार, एक उत्पादनकर्ता को सीखना चाहिए कि छोटा सा एक बजट हो जिसको छेड़ना नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए है। और एक आखिरी बात ये है कि सारे जितने भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी उत्पादन आ रखे हैं, एक और बड़ी गड़बड़ी होती है, सबका अलग अलग हिसाब रखिए। सारे इनकम सोर्सेज को मिला देंगे तो आपको पता ही लगेगा कि कौन से उत्पाद से क्या मुनाफा आया। मतलब सेग्रीगेशन होना बहुत आपको बिल्कुल क्लैरिटी होना, उसी में जाना और उसी में आना। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं। तो मैं आप कहें तो दोबारा कहूँ जी, मुझे आप बोल दीजिए तो बेहतर। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे एक्सपर्ट ने 4 चीजें बताई कि एक, जरूरत से कम पैसे का अरेंजमेंट करना। दूसरा, वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है कभी भी फिक्स नेचर के एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तीसरा जो है आपने बताया कि जैसे हमें ज़रूरत जितनी है उतना यूज़ करके प्रोडक्शन करना। सेग्रीगेशन करके चलना कि अगर अलग सेक्टर का पैसा है, किसी एक ए सेक्टर से पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है तो बी सेक्टर में उसको मर्ज ना करें। और एक इमरजेंसी फंड का क्रिएशन हमेशा रखें, हमेशा अपनी ज़रूरत के आधार पर इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा बचा करके रखना। बहुत अच्छी बात। इन 4 चीज़ों से मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है और साथ ही साथ आप भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। कई बार फाइनेंशियल क्रंचेस आपके बिजनेस के लिए बड़े हानिकारक हो जाते हैं, तो उन सब समस्याओं से बचा जा सकता है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया। अब एक बात आती है कि मेक इन इंडिया, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है, मेक इन इंडिया में उद्योग जगत की भूमिका तथा इसमें होने वाले उद्योग जगत से योगदान जो प्राप्त हो रहा है, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मुझे इसमें डॉक्टर साहब 2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि बड़े मन के करीब की बात है और शायद देश के लिए और हम सब के लिए बड़ी ज़रूरी बात है। मेक इन इंडिया का मकसद ये है, जैसा कि मेक वर्ड में कहा है, बनाइए, तो देश को उत्पादन का गढ़ बनाना, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। मेक इन इंडिया, आइए भारत में बनाएं, हम दुनिया के लिए बनाएं। हो ये रहा है भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, जैसा कि हमारा जिक्र भी हो रहा था, जो सेवा भाग है, सर्विस सेक्टर जो है, उसका 60% योगदान है, लेकिन वो कितनी कुल रोजगार सृजन कर रहा है? कुल देश का 28%। जबकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उद्योग जगत, उसका 16% टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रोजगार सृजन में लगभग इतना ही है, 28-29%। तो सरकार के मन में यह है कि जब भी उत्पादन बढ़ता है, उद्योग बढ़ते हैं, तो रोजगार बढ़ते हैं। तो पहला काम तो ये है, रोजगार बढ़ाना है। तो
उत्पादन बढ़ाना होगा। जी। आज की तारीख में जो 16% है उसे 25% तक लेके जाना है। राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 25% उद्योगों से आना चाहिए। तो ये तो एक पहला मेजर मकसद है, कंट्रीब्यूशन ये है। दूसरा, 16 से 25% करने की प्रक्रिया में 10 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना है। ये मेक इन इंडिया का दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है। क्या बात? तो ये एक अपने में बड़ी बात है। तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वक्त दुनिया को साथ प्रतिस्पर्धा करने में हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। शायद हमारे यहाँ अभी भी टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं है, एआई का नहीं है, या हम लोग शायद उतने फोकस नहीं हैं गुणवत्ता को लेकर दुनिया की गुणवत्ता के मुकाबले। तो तीसरा मकसद ये है कि भारतीय उद्योगों को उतने प्रतिस्पर्धा में उच्च क्वालिटी के उत्पादन करने के लिए तैयार करना जैसा कि पूरी दुनिया में कहीं बन रहे हैं। और चौथा मकसद ये है कि ज़रूरत पड़े तो बाहर से भी अगर निवेश आए। एफडीआई में आप देखो कुछ सेक्टर में 48 से 74% कर दिया गया, कुछ में जहाँ कम था 10-12 था वहाँ 28 कर दिया गया, कहीं 48-49 कर दिया गया। मकसद यही है एक पूरा इकोसिस्टम, मजबूत इकोसिस्टम खड़ा हो पाए मेक इन इंडिया में। बहुत मौके भी हैं इस वक्त हमारे पास मेक इन इंडिया में। चाइना में स्थितियाँ बदल रही, वैश्विक परिस्थितियाँ बदल रही हैं जी। सभी को मालूम है आज दुनिया की सबसे। मेक इन इंडिया का एक और बड़ा मकसद यह है कि आप सोचिए एक बड़ा देश जिसका सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, वो क्यों ना अपने यहीं चीज़ें बनाए। और बनाने वाले को सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है उत्पादन करने वाले को कि उसको वहीं रोजगार मिल रहा है। तो ये अब बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम खड़ा हुआ। बहुत सही बात कह रहे हैं कि आप अगर मेक इंडिया में देखा जाए तो उद्योग जगत का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो रोजगार हो और चाहे निवेश हो। दोनों सेक्टर में जो है ये बहुत अच्छी तरीके से जो है देश को ग्रोथ, इकोनॉमी में ग्रोथ देने का काम कर रहे हैं। अगर अभी हम देखें तो यहाँ पर एक बड़ा मेजर इशू आता है किसान भाइयों के लिए। जब हम बात करते हैं आम जन और किसान भाई जिनकी अनट्रेंडम इनकम है, उनको निवेश करने के लिए आप क्या सलाह देंगे इस सेक्टर? ये एक सेक्टर है जो आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आज भी 60% जीडीपी का या पूरी दुनिया अपने पूरे देश का एग्री बेस्ड है, गांव पर आधारित है, किसान पर आधारित है। हाँ, और अनट्रेंडम इनकम अनट्रेंडम उनकी इनकम बहुत सारी चीज़ों पर फंसी हुई है, मुयस्सर है। मैं ये कहूँगा मौसम की मार है और कभी कभी रेट की मार है, महंगाई की मार है, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, ओले गिर सकते हैं। तो बहुत एक बड़ी कोशिश ये है कि जो भी किसान है, एक तो पहले उसको वो जो उसकी फसल का है उसे गारंटेड मिनिमम इनकम मिले, GMI गारंटेड मिनिमम इनकम तक वो पहुँचे ताकि उसकी व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लोकल इकोसिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है जहाँ छोटा किसान जो मार्जिन, देखिए जो बड़ा जमींदार है उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप जब किसान कहते हैं तो आपके मन में वो किसान है जिसकी छोटी जमीन है, हाँ। छोटी पूंजी है, जिसकी आपको चिंता बिल्कुल, बिल्कुल, है। शायद आप उसी का जिक्र कर रहे हैं, आप जमींदार की बात नहीं कर रहे हैं। जमींदार तो वैसे ही सक्षम है। तो वो उसके लिए जरूरी है कि वो अकेला नहीं लड़ सकता, ना वो जमींदार से लड़ सकता, ना वो सिस्टम से लड़ सकता। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो वेल वी कैन से कि बहुत प्रॉस्पेरस है। हाँ, ज़्यादातर लोग जो है ऐसे हैं जो अनट्रेंडम इनकम और कम इनकम से जूझ रहे हैं। उनके लिए हमारा मेन कंसर्न है। तो वही है उसमें आप देखिए शब्द आजकल कि कृषि को मुनाफे का धंधा कैसे बनाए। हाँ, ये एक बड़ा कैच फ्रेज चल रहा है और ये सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा उसमें ध्यान है, केंद्र और राज्य सरकार का भी और आम आदमी का भी कंसर्न है। अन्नदाता की चिंता हम सबको है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप कहते हैं किसान निवेश कैसे करे। मुझे लगता है उसे अपने यहाँ बजाय बाहर ढूंढने के, वो शहरों की तरफ भागने के, वो सारे मौके वहाँ देखने हैं जो कि वहीं पर उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि क्या वो अपने यहीं प्रोसेसिंग कर सकता है, क्या दूध को ड्रमों में भरकर बाहर किसी हलवाई के यहाँ भेजने के, क्या 4 किसान मिलकर एक चिलिंग प्लांट लगा सकते हैं, एक यूनिट बना सकते हैं, तो चिलिंग प्लांट स्टोर कर सकते हैं दूध को और बेहतर उसकी कीमत पा सकते हैं। अभी तो उसे चिंता है कि आज नहीं भेजा तो खट्टा हो जाए, कल हलवाई को देना है और वो उसका दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। क्या 10 किसान मिलकर एक चिलिंग प्लांट डाल सकते हैं? क्या वो कुछ मिलकर कोई ऐसा फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू कर सकते हैं? क्या वो कोल्ड स्टोरेज अपने यहाँ खड़ा कर सकते हैं? वैल्यू एडिशन एक बड़ा कॉमन शब्द है, मूल्य संवर्धन कैसे आए? मूल्य संवर्धन, प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या, प्रोडक्शन में क्या है, मूल्य संवर्धन है, तो वो मूल्य संवर्धन कैसे आए उसके प्रोडक्ट में?
हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि लोहे का एक टुकड़ा 5 ग्राम का एक कीमत है, लेकिन 5 ग्राम की कील की कीमत लोहे के टुकड़े से दुगनी है। हाँ। 5 ग्राम स्टेनलेस स्टील की कीमत 5 ग्राम की कील से भी ज़्यादा है। आपके शब्दों में अगर किसान भाइयों के लिए कहें तो जैसे गेहूं की कीमत अलग है और वही गेहूं आटा बन जाए तो उसकी कीमत अलग हो जाती है, और आटे से अगर रोटी बना करके बेची जाए तब उसका वैल्यू जो है वैल्यू कुछ और। आप देखें ना, आटे में और गेहूं की कीमत में कितना फर्क कितना है। फर्क आ गया। वही ब्रांडिंग हो गई थोड़ी सी, Exactly. और आपने कह दिया कि साहब शुद्ध है और उसको समझा दिया लोगों को, ये भी उसकी एक कीमत बढ़ गई। ये भी बेहतर निवेश का माध्यम बेहतर बन निवेश सकता का है। माध्यम तो है। दर्शकों, ये आमजन और किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताई है कि अगर वैल्यू एड ऑन करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करते हैं तो ये एक अच्छा निवेश का माध्यम हो सकता है। पैकिंग बहुत में, अच्छा। छोटा पैकिंग में, छोटे क्योंकि पैकिंग में। देखिए आने वाले दिनों में हम आपने तो गेहूं खरीद ली, पिसवा ली, धुआन ली, साफ कर ली। नई पीढ़ी जो है वो ऐसा नहीं करने नहीं वाली, करेगी। तो वो आटा ही खरीदने वाली है। और मैं आपको बताता हूँ, उससे आगे वाले थोड़े दिनों में आप देखिए वो रोटी ही खरीदने वाले हैं, और बिक भी रही है कुछ बड़े शहरों में। एग्जैक्टली। हाँ, जनरली आप देखें आज के कल्चर में ये होता है कि रात को जो है डिनर ऑर्डर कर दो, लंच ऑर्डर कर दो। डॉक्टर अतुल, इससे भी ज़्यादा अनुभव। मैं बेंगलोर गया अपने बच्चों के पास, तो वहाँ निकलते हुए रात को घूम रहे थे कि पापा रोटी लेते चले, तो पता लगा 4-4 रोटी एक पन्नी में पैक होके बेहतरीन मिल रही है, जिसको आपको घर जाके गर्म करना, माइक्रोवेव में खाना, खा ले रहे हैं। तो वही बात है। ये जो है बहुत एक अच्छा तरीका है हम आम जन के लिए कि आप जब निवेश करें तो ये ज़रूर सोचें कि क्या आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एड ऑन हो रहा है या नहीं। अगर वैल्यू एड ऑन हो रहा है तो आप अपने बिजनेस का या अपने निवेश का सही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसी तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस करते रहेंगे और ट्रेडिशनल लाभ हमें मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक करे। तो आज जो है रूरल एरिया के नवयुवकों को किस तरह से निवेशित करना चाहिए, वो भी एक आंसर जो है आपसे मिल गया मुझे। अब जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर ग्लोबल रिसेशन जो इस समय एक हॉट टॉपिक बना है और इंडिया रिसेशन में आप क्या प्रभाव देख सकते हैं? जी, ग्लोबल रिसेशन जैसा कि सब लोग कह रहे हैं और ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, और 2023 में आप देखेंगे यूएस, यूरोप, जापान और चाइना, ये कलेक्टिव रूप से इनका रिसेशन में जाना तय है, लगभग तय शुरू हो गया है। लेकिन भारत के लिए क्या है, ये बड़ी एक मेजर समस्या, और जो लोग नई पीढ़ी अभी देख रही है, जो अभी शुरू करने वाले, उनको बड़ी चिंता है। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हुआ ये है कि हमारी ग्रोथ स्लो हो जा रही है, लेकिन हमारे को रिसेशन नेगेटिव नहीं रुक नहीं रही। कितनी स्लो हो रही है? आईएमएफ का कहना है कि 7.8% के बजाय 22-23 में ग्रोथ 6.8 रह जाएगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.5% रह जाएगी, नेगेटिव कहीं होने वाली नहीं है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है कि ग्रोथ हमारी स्लो होगी, लेकिन मैं ऐसा बहुत बड़ा चिंता नहीं देख रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि प्राइसेस पे दबाव रहेगा। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रिजर्व बैंक रेट बढ़ाता जा रहा है, कोशिश है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। ये सारे जो रिसेशन के इम्पैक्ट हैं उसके लिए रोकने के एक बेहतरीन मेजर शुरू हो चुके हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनका बेहतर नतीजा मिल पाएगा। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को उद्योग और निवेश से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? संक्षेप में सिर्फ ये है कि आइए उद्योग लगाएं। ईश्वर की मर्जी ये थी कि हम सब उद्योग लगाएं, क्योंकि उसने जब दुनिया बनाई थी तो कोई किसी का नौकर नहीं था, सब अपना कमाते थे, खाते थे, सब अपने अपने उद्यमी थे। तो उद्योगपति मतलब जो उद्यम करे, देश की इकोनॉमी में योगदान दें, अपने एरिया की, अपने परिवार की बेहतरी में, अपने समाज की बेहतरी में। और उद्योग में सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी देने की मंशा रखें। आजकल जो मंशा चल रही है कि नौकरी लेने की, वो खत्म हो गई। एक नई पीढ़ी खड़ी करेंगे, एक नई सोच खड़ी करें, और इस देश की, इस इकोनॉमी को और इस देश को एक बेहतर भविष्य दे सके, ऐसा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ढेर सारी जानकारियां दी और अपना समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका आभार। धन्यवाद डॉक्टर। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि उद्योग में निवेश करना, उद्योग के माध्यम से निवेश करना बहुत आसान शब्दों में जो है डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी ने हम लोगों को बताया, और साथ में ये भी बताया कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें निवेश इस तरह से करिए कि वो वैल्यू एड ऑन हो जाए। वहाँ पर जो है आपका मूल प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ और गुण मिल जाएं, जिससे उसकी कीमत और ज़्यादा आप ले सकें और लाभ कमा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।
हैं।